Hello friends, welcome to all of you. Today we will study the poem for the class 12th English medium, A Prayer for My Daughter, which is written by विलियम बटलर ईट्स WB ईट्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए एक पोएम को पढ़ेंगे। पोएम का नाम है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर, जो कि WB ईट्स के द्वारा लिखी गई है। ये 1865 से लेके 1939 तक का इनका एरा था और ये बहुत अच्छे पोएट थे। इन्होंने बहुत सारी अच्छी पोएम लिखी। उनमें से एक उनके लाइफ बायोग्राफी से संबंधित है पोएम, जो है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो जो पोएट हैं WB ईट्स, वो अपनी बेटी के जन्म के बाद बहुत चिंतित हैं, उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, उसके संस्कारों को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। February 26, 1919 26 फरवरी 1919 को उनकी पहली बेटी एनी का जन्म होता है और वो उस समय एक कंपेयर करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि बहुत तूफ़ान चल रहा है और जो घास फूस का जो घर है वो एक अलंकारिक भाषा है। उसमें इमेजिन करते हैं कि कुछ तूफ़ान आने वाला है और वो उनके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। इस पोएम में 8 स्टेंजा हैं, 8 स्टेंजा हैं इसमें और 80 वर्सेस, 80 लाइनें हैं। हर एक लाइन को, हर एक पद को समझाना असंभव है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WB ईट्स के यहाँ पहली बेटी का जन्म होता है जिनका नाम एनी है, और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी के ऊपर सांसारिक घटनाओं का असर पड़े, संसार में होने वाली घटनाओं का असर पड़े। तो मैं आपको इसमें जो पोएम है, इसमें जो स्टेंजा है और स्टेंजा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसका क्या मीनिंग है। इसमें जो सेकंड नंबर का स्टेंजा है, जिसमें 14 नंबर की, 14वें नंबर की जो लाइन है, दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, इसका ये मीनिंग है कि जो पोएट हैं वो देख रहे हैं कि आसपास बहुत खून खराबा हो रहा है, एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो WB ईट्स चाहते हैं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हो और वो इस खून खराबे को रोक दें। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो पॉइंट आता है, जो कि 3rd नंबर के स्टेंजा में है और लाइन नंबर 20, बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़्यादा सुंदर हो। ज़्यादा सुंदरता घमंड को जन्म देती है कि यदि उनकी बेटी लुकिंग ग्लास अर्थात मिरर को देखे, क्योंकि जब आदमी को बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं सुंदरता को उसकी, तो उसमें घमंड आ जाता है, प्राउड आ जाता है और उसका सारा ध्यान
सुंदरता पे चला जाता है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी जो बेटी है वो ज़्यादा सुंदर हो और उसको प्राउड आ जाए और वो अपने निर्णय लेना शुरू कर दे। इसके बाद फोर्थ स्टेंजा जो है उसमें हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल। यहाँ हेलन एक ग्रीक की राजकुमारी हैं, ग्रीक देश की राजकुमारी हैं, जिनकी मैरिज मेनलस नाम के एक राजा के साथ होती है, किंग ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा के किंग के साथ होती है। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होती अपनी मैरिज से और इस प्रकार से वो एक और प्रिंस जिनका नाम पेरिस है, प्रिंस ऑफ ट्रॉय के राजकुमार पेरिस के साथ मैरिज कर लेती हैं और जिनकी वजह से ड्यू टू हेलेन ये दोनों कंट्री में कहाँ स्पार्टा और ट्रॉय में 10 सालों तक युद्ध चलता है। बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, लोग मारे जाते हैं एक महिला के कारण। तो वो उसके कैरेक्टर को अच्छा नहीं मानते हेलन के कि जो उन्होंने उसके लव को फॉल्स लव बोला। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी स्टेंजा में एक लाइन आई है, वाइल द ग्रेट क्वीन द रोज आउट ऑफ द स्प्रे। एक और क्वीन की बात की गई है जो कि एक किंवदंती है, मिथ है। इसमें बताया गया है कि वीनस नाम की एक सुंदरी जिसका जन्म समुद्र की फोम से होता है, वो पहले शादी एक लंगड़े हैं, अगली हैं, हेफेस्टस नाम के एक व्यक्ति से करती हैं, या जिसको कहा गया है कि आयरन स्मिथ ऑफ गॉड्स, अग्नि के देवता हेफेस्टस के साथ वो शादी करती हैं। और फिर इसके बाद वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं होती और गॉड ऑफ वार अर्स के साथ शादी कर लेती हैं। यहाँ भी इनके चरित्र को उन्होंने उचित नहीं माना है और इस बीच में उन्होंने अपने भी विचार व्यक्त किया है कि मॉड गौने नाम की महिला उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनके लव को रिजेक्ट कर दिया और मैकब्रिड नाम के किसी और व्यक्ति से शादी कर ली। इस प्रकार महिलाओं की धोखेबाजी से तंग आकर वो ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी में इस प्रकार की कोई लक्षण ना हो, उनकी बेटी ऐसी ना बने। वो चाहते हैं, लाइन नंबर 41 में दिया गया है कि मे सी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। वो एक ऐसा पेड़ के रूप में रहे जो दिखे ना, लेकिन उसके फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैले। एक वो लाइनेट बर्ड जो है, छोटा सा बर्ड, बहुत अच्छा सॉन्ग आता है, उससे भी वो कल्पना करते हैं कि उनकी बेटी इस प्रकार का हो, सुमधुर गीत गाए, लेकिन किसी को नज़र ना आए। इसके बाद आगे दिया गया है कि लाइन नंबर 54 में, इफ़ देयर्स नो हेट्रेड इन अ माइंड, दिमाग में किसी प्रकार की नफ़रत नहीं आनी चाहिए। नफ़रत आने से हमारे अंदर बुरी चीज़ें घर कर लेती हैं, बुरी चीज़ें स्थान बना लेती हैं और इसके बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है कि वेयर आल्स ए कस्टम्ड सेरेमनीज, 74 नंबर की लाइन में बताया उन्होंने W.B. ईट्स ने कि उनकी बेटी संस्कारी हो, धार्मिक हो और उनसे जिस भी लड़के की शादी हो, एक तो पहले वो कहते हैं कि शादी ना हो, लेकिन यदि उनके बेटी की मैरिज हो तो एक ऐसे लड़के के साथ हो जो संस्कारित हो, सीधा साधा हो, फैशनेबल ना हो और
धर्म को मानने वाला हो, ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी होनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं अपनी बेटी की, उनकी बेटी की शादी हो। इस प्रकार से इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताया कि कैसे WB ईट्स अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी ज़्यादा सुंदर हो, लोगों की बुरी नज़रें पड़ जाती हैं और कभी कभी सुंदरता बहुत घातक हो जाती है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब किसी की सुंदरता को बहुत से लोग अप्रिशिएट कर लेते हैं तो उनको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, और जिस प्रकार हेलेन ने किया, वीनस ने किया कि अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे के पास चले गए और उससे फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन